हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2826 पदों पर टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टेक्नीशियन वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एवं एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित वीडियो हम आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते रहेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने समूह ग के अंतर्गत जो सीबीटी परीक्षा के द्वारा टेक्नीशियन की अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किया है। अब जो वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल 2826 पोस्ट पर निकाली गई है। अब 2826 पोस्ट को इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी है 357 वैकेंसी, और जो यूपी के उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी के जो कैंडिडेट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है, उनके लिए वैकेंसी है 241। यूपी के जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए अनुसूचित जाति के लिए है 187 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 17। और इसके अंदर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कैंडिडेट है उनके लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है 79। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा हुआ है उक्त पदों पर जो आरक्षण है, आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए ही है। यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इन श्रेणी के अंदर जो फॉर्म लगा सकते हैं वो ओनली उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को जो आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा वो आपको जनरल कैटेगरी से लगाना पड़ेगा। हाँ, यदि आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के वासियों को ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर दे रखा है इसके अंदर आपको जो वेतन है, आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो मैट्रिक लेवल 4 यानी कि 27,200 रुपये और इसके अलावा अन्य भत्ते जो भी कॉरपोरेशन के द्वारा लागू है वो सब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कम से कम आपकी 27,200 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। दोस्तों, यदि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट या फिर उसके अलावा जितने भी स्टेट है उसके अंदर आपके पास 10th पास होना चाहिए। 10th के अंदर आपके पास साइंस और जो मैथ है वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कई कैंडिडेट है जो ओपन से भी 10th को पास कर लेते हैं और ओपन के अंदर जो 10th पास करते हैं उनके अंदर साइंस और मैथ सब्जेक्ट नहीं होती है। तो आपके 10th के अंदर आपके पास साइंस और मैथ है, ये दोनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई के अंदर या तो आपकी एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, उसके अंदर 2 ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या इलेक्ट्रिकल ट्रेड या फिर कौशल विकास के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिकल से जो डिप्लोमा होता है, इन तीनों में से कोई सा भी एक डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी है, अगर आपकी 10th के अंदर साइंस और मैथ सब्जेक्ट है तो आप इस वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु की अगर बात कर ले, एज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो आयु है 1/1/2022 को न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम है आप 40 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप यूपी के कैंडिडेट है, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है और यदि आप उनके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आपको आयु के अंदर 5 वर्ष की और छूट मिल जाएगी। तो आयु के अंदर जो छूट मिलेगी वो उत्तर प्रदेश के वासियों को ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम है उनकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु के बाद में यदि हम आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें तो आवेदन शुल्क के अंदर जो उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी होगी 826 रुपये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के स्टूडेंट और जो भी अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी 1180 रुपये।
अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और जनरल कैटेगरी की जो यहाँ पर फीस रखी गई है वो 1180 रखी गई है। फीस है आप नेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्टेट बैंक के चालान से भी आप जमा कर सकते हैं। और यदि आपको चालान जमा कराने के लिए आप uppcl.org वेबसाइट से आप यहाँ पर चालान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों चयन प्रक्रिया की यदि बात करें तो चयन प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर दिया गया है कि जो CBT एग्ज़ाम होगी और CBT एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न पत्र है वो 2 पार्ट के अंदर होगा और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो 3 घंटे की रखी गई है। तो यानी कि आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट के अंदर होने वाला है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या सिलेबस आएगा और सेकंड पार्ट के अंदर क्या सिलेबस आएगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, तो अधिकतम जो आपके अंक है वो 50 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक जो गलत उत्तर है उस पर आपका 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर आपके कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे। दूसरा इसी के अंदर दे रखा है कंप्यूटर ज्ञान का जो भी प्रथम पार्ट है उसमें कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए वो रखे गए हैं 20 अंक। तो आपको कम से कम 20 अंक कंप्यूटर के अंदर लाना पड़ेगा। यदि आप 20 अंक नहीं लाते हो तो आपकी जो लिखित परीक्षा का जो द्वितीय पार्ट है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आप फर्स्ट पार्ट के अंदर आप यदि 20 नंबर नहीं लाते हो कंप्यूटर के अंदर तो आपका सेकंड पार्ट है वो चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेकंड पार्ट की तो तैयारी करनी है, क्योंकि जो मेरिट बनने वाली है वो तो सेकंड पार्ट से बनेगी, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्वालिफाई पार्ट है। अगर आपका फर्स्ट पार्ट क्वालिफाई नहीं होते हो तो सेकंड पार्ट की मेरिट के जो अंक है आपके किसी भी काम के नहीं आने वाले हैं। दूसरा दे रखा है द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के अंदर दे रखा है कि इसके अंदर आपके हैं जो 4 सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 4 सब्जेक्ट हैं आपके सामान्य अध्ययन एवं तार्किक गणित। इसके आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी 1 नंबर का होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है वो आ गई आपकी 20 नंबर की। सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट आती है वो आती है सामान्य हिंदी। इसके 15 क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चन के अंदर ये 15 नंबर की होगी। सामान्य अंग्रेजी के अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो ये भी 15 नंबर की होगी। आपकी जो भी तकनीकी विषय यानी कि आपने जो इलेक्ट्रिशियन से जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आएंगे 150 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चन यहाँ पर 200 मार्क्स से होंगे। तो आपकी जो टोटल एग्जाम्स होने वाली है वो 200 अंकों की होगी। अब जो मेरिट बनेगी वो इन 200 नंबर में से मिलेंगी, लेकिन ये जो 50 नंबर आपके कंप्यूटर के हैं ये आपके क्वालिफाई है। यदि 50 में से यदि आपके 20 नंबर नहीं आते हैं तो आपके ये सेकंड वाला पार्ट चेक नहीं होगा। अब आपको सेकंड पार्ट की तो तैयारी करनी ही नहीं है, क्योंकि इससे तो मेरिट बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि कंप्यूटर को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आने वाले हैं। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है आपके ITI के अंदर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो सिलेबस था सेम वही का वही सिलेबस है। इसके सिलेबस में कोई चेंजेबल नहीं है। जो भी आपने ITI के अंदर जो पढ़ा था वही सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पर ट्रेड के 150 क्वेश्चंस है, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस है और रीजनिंग और आपके जो रीजनिंग और जो आपकी जनरल साइंस है GK है उसके 20 क्वेश्चन है, हिंदी के 15 है, इंग्लिश के 15 है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऊपर देना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर यदि आप 20 नंबर नहीं ला पाते हो तो आपका सेकंड पार्ट है वो चेक नहीं होगा। उसके बाद में आपको रीजनिंग पढ़नी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है और वहाँ पर आप हैं उसको कम समय के अंदर अच्छा से रिकवर कर सकते हैं उसको। फिर हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और लास्ट में इंग्लिश को छोड़ देना चाहिए। लास्ट में जो भी इंग्लिश है, जो भी टाइम बचे उसमें इंग्लिश को थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा कोर सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिर कंप्यूटर, फिर रीजनिंग और फिर हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है और लास्ट में जो इंग्लिश है उसको थोड़ा बेसिक देख लेना है। ये होगी सिलेबस के बाद में। इसके बाद में हम एग्जाम डेट के अंदर महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। तो पहला दे रखा है ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथियां। तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 19 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। आपको जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपको जो फीस जमा कराने की जो डेट रखी गई है वो भी 27 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच रखी गई है। 19 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हैं। यदि आप फीस है वो चालान के माध्यम से पे करना चाहते हैं तो चालान के माध्यम से आप फीस है 19 अक्टूबर की जगह आप 21 अक्टूबर तक फीस को पे कर सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट डेट आ जाती है आपकी परीक्षा की संभावित अवधि। तो जो परीक्षा है आपकी लगभग जो संभावित डेट है वो नवंबर के चतुर्थ सप्ताह में दी गई है, यानी कि आपके 20 नवंबर 2022 के बाद में आपकी एग्ज़ाम्स हो सकती है। 20 से 30 नवंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अब आपके पास टाइम है जो बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आपका सितंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पास अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 महीने हैं, जिसमें से नवंबर के अंदर से भी आप 20 दिन ही ले सकते हो। तो टोटल आपके पास 50 से 60 दिन का समय, 50 से 60 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और इसके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश भी तैयार करनी है। तो 50 से 60 दिन का आपके पास समय, इसके अंदर आप मन लगा के और पूरे समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू करते रहिए। तो ये तो था यूपीपीसीएल वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की अगर वीडियो की मैं बात करूं तो कुछ वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिए गए हैं कुछ चैप्टर्स के, और अब जो मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको कुछ वीडियो और प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके अंदर जो वीडियो बनाने की जो सोच रहा हूं वो आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बना देता हूं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपके जो एग्ज़ाम्स है उसके अंदर बहुत अच्छा अहम योगदान होता है। तो पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में और जो भी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।